तुमने पुकारा और हम चले आए। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक तो बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हम बिल्कुल करीब एंड पर पहुँच गए हैं अब। आई थिंक तो आज कोशिश करूँगा कि आज ही कंप्लीट कर दूँ, बट अगर आज नहीं हो पाता है कंप्लीट तो नेक्स्ट वीडियो और देंगे बस हम, इससे ज़्यादा तो नहीं। कोशिश तो आज ही करने की करूँगा कंप्लीट में कि आज निपट जाए, बट अगर नहीं हो पाता है, टाइम नहीं होता हमारे पास, तो कल हम करेंगे। बट अराउंड आपका चैप्टर भी निपट चुका है, खत्म हो चुका है बस, ठीक है। तो लास्ट हम करते हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन में फिल करना चाहिए उसका हमने आधा पोर्शन में सीख लिया था, लगभग आधा पोर्शन सीख लिया था, जिसमें मैंने आपको n+n रूल के बारे में बताया था और आबो प्रिंसिपल के बारे में बताया था। तो उसके बाद से अब थोड़ा सा और उसको डिस्कस करते हैं आगे। डिस्कस क्या करते हैं वो आज टॉपिक हमारा है। उससे पहले देखिए, मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते किसी भी ऑर्बिटल में। शब्दशास्त्र की बात करें ऑर्बिटल में क्यों आ सकते हैं, उसका रीजन मैं आज सबसे पहले आपको दूंगा कि किसी भी ऑर्बिटल में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों भरते हैं। उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और फाइनली हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में बताया कि सदा इसके बारे में जो हमारा टॉपिक अभी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, इसके बारे में डिस्कस जो किया था, रिसर्च जो की थी, वो की थी एक साइंटिस्ट जिसका नाम था पॉली, ठीक है। तो प्रिंसिपल दिया उसने, इसको बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बहुत अच्छा प्रिंसिपल था, काम का प्रिंसिपल था। इसने आपसे ये कहा कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल के अंदर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं और विद अपोजिट स्पिन। दो बातें बहुत कई नहीं, तो यार कि किसी भी ऑर्बिटल में, ये ऑर्बिटल मान लीजिए जैसे p के 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, मान लीजिए p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो कह रहा है किसी भी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक तो ये आ गया इस तरीके से, बट एरो दिखाने के लिए मैं इसकी हाफ एरो दिखाना ज्यादा पसंद करता हूं। भाई हाफ एरो मतलब हाफ स्पिन 1/2, इसलिए मैं हाफ एरो दिखाता हूं कि भाई एक की स्पिन तो ऐसे होगी अगर, तो दूसरे की स्पिन पक्का ऐसे होगी नीचे की तरफ, मतलब एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो उसने आपसे यही कहा कि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, उसने आपसे ये कहा कि एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom may have same quantum numbers, all same quantum numbers। यही रीजन है भाई, इस रीजन की वजह से उसने कहा कि किसी भी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो भी सिर्फ अपोजिट स्पिन के आ सकते हैं। क्यों? देखिए, मान लीजिए ये आपका 2p सब शेल है, 2p, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 2, l की वैल्यू कितनी हो गई? 1, p सब चल गया ना। अच्छा जी, ये -1, ये 0, ये +1, m की मतलब, तो इसके इस इलेक्ट्रॉन के लिए m कितना हो गया? -1, लेकिन s कितना है यहाँ पर? +1/2। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसके लिए n 2 है, l 1 है, m -1, लेकिन s तो -1/2 है। क्या चारों क्वांटम नंबर सेम है? नहीं है। अगर मैं अब इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, वो सब तीसरा इलेक्ट्रॉन डाल के देखिए, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन देखिए 2 स्पिन हो सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन डालता हूं, वो मानता हूं उसकी स्पिन क्लॉकवाइज है ऐसे, तो फिर वही आ जाएगा। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि भाई किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी एटम के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स का सारा क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। भाई आपका जो पता है वो आपके फ्रेंड का एड्रेस नहीं हो सकता ना, एड्रेस तो लगे होगा ना, तो कह रहा है 2 का हो सकता है, यहाँ पे भाई बहन का हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, बट दोस्त का नहीं हो सकता। तो अगर किसी भी और एटम के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर, सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, हाँ कम से कम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, कि उसी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उसी कॉलोनी में रहता है, हम इतना मान सकते हैं कि उसी घर में रहता हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसने कहा कि 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर पक्का डिफरेंट होगा, और वो स्पीड पॉजिटिव होगी ना। तो अगर एक ऑर्बिटल की बात करें तो ये बोल सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में
अपोजिट स्पिन होती है, बाकी क्वांटम नंबर सेम होंगे। अगर पूरे एटम की बात करें तो पूरे एटम बोलते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का सभी के सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। यही था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप बेशक चेक करके देख लीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको मिलेगा ही नहीं किसी के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रखता हूँ इस तरीके से, तो इसके लिए वही बात है, इसके लिए n कितना हो गया 2, t कितना हो गया 1, m कितना हो गया 0, लेकिन s कितना हो गया +1/2, है ना। इसके लिए करेंगे ऐसे सेम, इसके लिए करेंगे 2 1 0 -1/2, उसकी नंबर आ रही है। तो ये था आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो आपसे बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, क्योंकि बाकी क्वांटम नंबर तो सेम होंगे तो स्पिन अपोजिट करनी पड़ेगी हमें, है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पूरे एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिटल के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, कोई ना कोई क्वांटम नंबर पक्का अलग मिलेगा। अब मान लीजिए ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, दोनों की स्पिन तो सेम है 1/2 1/2, लेकिन यहाँ m फर्क हो गया, यहाँ -1 है, यहाँ m 0 हो गया। तो ये आपसे कह रहा है कोई ना कोई क्वांटम नंबर तो जरूर अलग मिलेगा, चारों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते हैं। तो ये था आपका प्रिंसिपल जो हमें काम आता है इलेक्ट्रॉन को फिल करने में। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसके, वही इसका लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। जो ये वाली वीडियो है आपको थोड़ी सी लेट मिलेगी आज, तो देख लीजिए, कोई बात नहीं, आधा घंटे 2 घंटे 3 घंटे लेट हो जाती है क्लास कई बार, तो इतना तो चलता है, कम से कम क्लास लग तो रही है डेली की डेली, क्लास ही ना लगे तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। हाँ, तो अब सुनिए बात, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था भाई क्रोमियम का और कॉपर का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखा होगा थोड़ा सा गलत आया होगा आपका, जो मैंने सिखाया उस तरीके से नहीं आया होगा, है ना। मतलब आप थोड़े पता गलत है, मैं कह रहा हूँ गलत है जो आपने लिखा होगा, आपने शायद ऐसे लिखा होगा, क्रोमियम भी आपने ऐसे लिखा होगा 3d4 4s2 ऐसे लिखा होगा, है ना। या कॉपर के लिए आपने लिखा होगा 4s2 3d9, ये गलत है, ऐसे नहीं, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है। क्यों है, अब उसका रीजन समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें किस तरीके से समझना है। मैं थोड़ा सा उसके लिए आपको एग्जांपल देना चाहूँगा 3-4, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा रूल हम लगा रहे हैं यहाँ पे। विदाउट एग्जांपल तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो सकता है। देखिए जैसे लिथियम की बात करते हैं, सबसे पहले लिथियम के लिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, पहले में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये होता है 3 एटॉमिक नंबर होता है, ये आ सकता है। फिर करते हैं बेरिलियम की बात, वही 1s2 और यहाँ पर 2s2 आ गया, ठीक है। फिर करते हैं बॉन्ड की बात, इसका होता है नंबर 3, इसका 4, इसका 5, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 1s2, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तीसरे में 2 p स्टार्ट हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसे कर दिया। वो एक आपकी मर्जी है भाई, देखिए अब एक आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे नहीं भरना, वो इसलिए आप इसको ऐसे भी भर सकते हो आप कि ऐसे कर दिया, ठीक है, या बीच वाले में भर दिया, मान लीजिए यहाँ भर दिया, इसको खाली छोड़ दिया, इसको इसका भी उल्टा कर दिया, तो बहुत सारे केस बन सकते हैं। बट कम से कम हम सिर्फ ये दिखाई सकते हैं, मुझे उस बात का मतलब नहीं है, आप ये तो कैसे दिखाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ और मुझे समझाना है इसमें आपको, तो मैं और आपको क्या दिखाना चाहता हूँ वो आपको लेके समझाना है मुझे। अब जरा बोरॉन से कार्बन एटम पे आइए, कार्बन पे आइए, कार्बन का 6 होता है ना। तो अगर कार्बन 6 होता है तो 1s2 2s2 और 2p में 2 आ सकते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अब बच्चे क्या करेंगे, सर ऐसे भर दें, एक बच्चा ऐसे बोलते हैं सर ऐसे भर दें, मैंने कहा बेटा नहीं, ये तरीका नहीं होना चाहिए। लेकिन सर क्यों, मैंने कहा बेटा बताओ, इतने में दूसरा बच्चा खड़ा हो गया कि सर नहीं ऐसे ऐसे तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कर सकते थे हम कि ऐसे और ऐसे, थोड़ा सा ये तो दो पक्का, मैंने नहीं बेटा ये भी गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। तीसरे ने कहा कि सर ऐसे हो सकता है कि यहाँ ऐसे कर दूँ और यहाँ ऐसे कर दूँ, मैंने कहा नहीं ये भी गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। फिर किसी ने कहा कि सर फिर ऐसे कर दो कि एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो, मैंने कहा नहीं ये भी गलत है। तो कहा कि सर ठीक क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैंने आपसे कहा कि भाई इसको समझने के लिए आपको हंट्स रूल को पढ़ना पड़ेगा, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम
मल्टीप्लिसिटी। तो ये वो रूल है जो हमें ये समझाने में हेल्प करता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ठीक होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही करने में, दिक्कत अब यहाँ नहीं स्टार्ट होगी। तो उसी लिए हमने यूज किया हंट्स रूल को, जो आपको एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तब कैसे भरना है। ठीक है, तो इसका जो सही तरीका था भरने का, इसका सही तरीका था भैया ये इस तरीके से। इसको आप यहाँ लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही तरीका ये है कि दोनों की स्पिन जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। पहली बार देखो, पहली बार देखो कि मैं दोनों को एक में डाल दिया, वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। रूल क्या कहता है आपसे, रूल आपसे दो बातें कहता है, कह रहा है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को किसी समशाल में भरोगे तो कोशिश कीजिए कि पहले सभी के सभी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हों, सभी के सभी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड। फुली फिल्ड का मतलब कितना है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सके, हाफ का कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन आ सके। तो कह रहे कोशिश कीजिए कि सभी के सभी ऑर्बिटल्स में पहले वो हाफ फिल्ड भर जाए। तो ये हाफ फिल्ड हो गया, ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, ये वाला सही है। क्यों सही है? ये वाला भी सही हो सकता था अगर मैं ऐसे भर रहा हूं, ये भी सही है, ये भी हाफ फील्ड है, लेकिन वो कह रहा है कि क्यों, कह रहा है कि स्पिन जो होगी, स्पिन वो पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल। देखो जैसी स्पिन इसकी है वैसी स्पिन इसकी भी है, ये एंटी पैरेलल होगी। इस केस में रिपल्शन ज्यादा होती है, ठीक है, इस केस में रिपल्शन जो है थोड़ी सी कम होती है। तो वही आपसे कह रहा है कि अब इसमें मैक्सिमम का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा, और मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे जितनी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आएगी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है सबकी स्पिन ऐड कर लीजिए। अगर आप इसकी स्पिन ऐड करते हो तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया। इसकी स्पिन ऐड करते हो तो 1/2 माइनस 1/2 0 हो गया। इसकी प्लस इसकी माइनस, यहाँ भी 0 आएगी, यहाँ भी 0 आएगी, तो इसका मतलब ये गलत है। तो सही तरीका क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ऐसे हम और एग्जांपल ले सकते हैं इसके। आई थिंक अब आपको समझ में आएगा रूल क्या कहता है कि हाफ फील्ड होने चाहिए ऑर्बिटल्स, पहली बात तो ये, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए मेरे पास P में मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने होते, P में मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने होते, तो 1, 2 और 3, ये सही तरीका है, क्योंकि सभी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हैं और सभी की स्पिन पैरेलल है। देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसा तो जरूरी नहीं है, ये तरीका भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। ठीक है, स्पिन तो यहाँ भी मैक्सिमम आएगी, लेकिन -1/2 -1/2 -1/2 तो -3/2 आएगी। यहाँ भी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यहाँ भी 3/2 आ रही। साइन को भूल जाइए आप थोड़े टाइम के लिए, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आ रहा है ना, तो ये तरीका भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी तरीका डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन होनी चाहिए स्पिन पैरेलल। तो हम कोशिश मोस्टली क्या करते हैं, पहले हम ये दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, तो चौथा यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब सभी हाफ फील्ड हो चुके हैं, फिर दोबारा से भरना स्टार्ट करते हैं, तो 4 भरने तो ऐसे, फिर 5वां भरना तो इसकी स्पिन ऐसे लेनी पड़ेगी पैरेलल, क्योंकि अपोजिट स्पिन क्या आना चाहिए, तो इसके साथ ऐसे आना चाहिए, है ना। तो ये 2p6 हो गया। इसी तरह डी पे भरने होते, डी में मान डी में 4 भरने हैं, तो 4 कैसे भरेंगे, 1 2 3 और 4। 5 भरने होते तो 5, 6 भरने होते तो 6, 7 8 9 10। तो ये रूल कौन सा है, हंट्स रूल है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। कुछ केसेस में, जैसे क्रोमियम वाला केस में बताया आपको, क्रोमियम में क्या होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 लिखते हैं भाई। होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन होता है 4s1 3d5, यही चीज है। क्यों, क्योंकि देखिए 4s1 करते हैं तो ये हाफ फील्ड है, और 3d5 करते हैं तो ये भी हाफ फील्ड है। रूल कहता है कि भाई वही ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल वही ऑर्बिटल होंगे जो हाफ फील्ड होंगे या फुली फील्ड होंगे। तो यहाँ पर इनको हाफ फील्ड करने से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से क्रोमियम का जो केस है उसमें हमें 4s1 3d5 लिखना होता है, ना कि 4s2 3d4। उसमें s2 फुली फील्ड हो गया लेकिन d फुली फील्ड नहीं है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दें 5 में, तो देखिए ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, दो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी एक फुली फील्ड से ज्यादा होनी चाहिए ना, तो इसलिए हम ये लिखते हैं। सेम बात हम कॉपर में करते हैं। कॉपर में जब हम करते हैं तो वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 लिखते हैं भाई। आना चाहिए था 4s2 3d9, 29 होता है इसका, इसको होता है 24।
ठीक है, लिख रहे हैं ऐसे। रीजन क्या है, देखो एक फुली फील्ड एक हाफ फील्ड है। अगर मैं यहाँ 9 करता तो बस यही एक फुली फील्ड होता। तो इसीलिए एक्सेप्शनल केस यहाँ पर होता है कि क्रोमियम और कॉपर के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, सिल्वर के लिए हम लिख सकते हैं भी सेम इसी तरीके से। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। इसके आपने रूल बता दिए। हंस रूल को क्या कहता है, पोलियप्सिन प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे क्यों बढ़ जाते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो उसको साफ करते हैं और मेरी तरफ से सिर्फ एक टॉपिक और रहता है चैप्टर का भाई, वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद चैप्टर जो हमारा है वो आज खत्म हो जाएगा। वो कोई टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कम ही आता है उससे कोई क्वेश्चन आपका, बट फिर भी सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक आपका है जिसको हम बोलते हैं, तो क्लास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब क्वेश्चन नहीं जाता वहां से भी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ठीक है, ज्यादा तो नहीं है इसमें कोई कर्व्स आपकी, थोड़ी बहुत ही कर्व्स आपकी हैं, बट वो कर्व्स आपको सारी पता होनी चाहिए। मेनली होता क्या है कर्व्स का मतलब, अगर हम साइन स्क्वायर और रेडियस r, इसके बीच में जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उस ग्राफ को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ओके, देखिए साइन स्क्वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है, और r क्या है, डिस्टेंस है। कितनी न्यूक्लियस की कितने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए ये शायद हो सकता है कि इतनी डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो या इतनी डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी कम हो गई हो, है ना। तो वो कर्व की हेल्प से पता करते हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना के बारे में पता कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं पहले सिर्फ 1s की बात करता हूँ, सबसे पहला वाला 1s ही आता है कॉन्फ़िगरेशन के, कि 1s में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना r के साथ किस तरीके से वैरी करती है। तो इसके साथ हमारा जो ग्राफ हमारा आता है वो देखिए कुछ ऐसा आता है, ये 1s के ग्राफ आता है। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इसको अच्छा बना लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा टिपिकल। ठीक है, ये कह रहा है कि जितना न्यूक्लियस के पास रहेगी, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस की डिस्टेंस हो गई, जितना न्यूक्लियस से पास रहेंगे उतना साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। जितना डिस्टेंस बढ़ता रहेगा उतनी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो ये कर्व आपको क्या बता रही है, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बता रही है विद चेंज इन डिस्टेंस। जितना हम दूर जाते जा रहे हैं उतना इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना भी कम होती जा रही है। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर ये न्यूक्लियस है तो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जो है वो बिल्कुल कम होती जाएगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, फिर धीरे धीरे क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है, ये ग्राफ आपको 1s के लिए ये बताता है। इसी तरह से फिर इसके 1s के बाद कौन आता है, 2s। तो ये r ले लिया और ये साई स्क्वायर ले लिया, किसके लिए, 2 के लिए। ठीक है, तो 2s के केस में ग्राफ थोड़ा सा अलग आता है। ग्राफ अलग कैसे आता है, तो देखिए वहां पर ग्राफ कुछ ऐसा देखिए आपका, ये यहाँ से ऐसे हुआ, ये 0 हो गई, फिर दोबारा से बढ़ी और फिर ये, ठीक है, समझ में आ गया। ये बिल्कुल काटती नहीं है, बिल्कुल आगे पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ठीक, कहने का मतलब क्या है कि जब डिस्टेंस कम थी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। एक डिस्टेंस पर आकर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बिल्कुल 0 हो गई। उसके बाद फिर दोबारा से अगर डेंसिटी को बढ़ाया तो फिर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना मैक्सिमम हुई, लेकिन पहले वाले से तो बहुत कम थी। उसके बाद आगे जाके फिर वो पैरेलल होकर कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं। ये पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, जहां पर किसी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा नोडल पॉइंट, या खाली नोड बोल देते हैं, नोड। ठीक है, नोडल पॉइंट या नोड। तो नोडल पॉइंट या नोड क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी दैट इज साई स्क्वायर बिकम्स 0। तो वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 हो जाए। जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, तो ये डिस्टेंस पहले थोड़ी थी तो इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा थी। जैसे डिस्टेंस बढ़ी तो संभावना
संभावना क्या होने लग गई, कम होने लग गई। एक टाइम ऐसा आया कि डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो गई, है ही नहीं, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन बढ़ने स्टार्ट हुए और फिर क्या हो गया, वो मैक्सिमम हो गए, क्योंकि स्फेरिकल होती है शेप, इसके लिए मैं स्फेरिकल बना रहा हूँ, ठीक है। वो क्या हो गई फिर आपकी, फिर वापस से मैक्सिमम हुई थोड़ी सी, और मैक्सिमम होने के बाद फिर वापस से क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया 2s का, समझ में आ गया, ओके। ये आपका 1s के लिए और 2s के लिए हो गया। इसी तरीके से आप चाहो तो 2p के लिए भी बना सकते हो, ठीक है। अब 2p का कैसे आप दिखा सकते हो, देखो 2p के लिए, 2p के लिए जो पहले ग्राफ आता हमारा, ये 2p अलग अलग क्यों लगाएंगे, यानी कि जब 2p के लिए आ रहा है वो 3p के लिए आएगा, क्योंकि 1s का लगा है 2s का लगा है ना। इस तरह 2p का 3p का 4p का सबका अलग आता है, बट ज्यादातर आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ 2p तक का ही आपको बता रहा हूं। यहाँ पर ये r लिया, डिसाइड कर लिया। इस केस में आपका जो ग्राफ आता है भाई, वो आपका कुछ इस तरीके से आता है, मतलब एक पॉइंट पर उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत मैक्सिमम है, कोई नोडल पॉइंट इसमें नहीं। अगर r 0 है तो साइड भी 0, नॉर्मल सी बात है, तो डिस्टेंस बढ़ रही है तो साइड की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। और एक पॉइंट के बाद अगर पैरेलल हो गई, तो इसका मतलब इस पे कोई भी पॉइंट क्या है, नोडल पॉइंट नहीं है। तो 2p के अंदर भी कोई नोड नहीं होती है, 2p में कोई नोड नहीं होती है। इसी तरह से 2s के अंदर एक नोड थी, 1s के अंदर एक भी नोड नहीं थी, यहाँ भी 0 नोड थी, है ना। तो अगर आपको नोड पता करनी है, पेपर में क्वेश्चन नहीं आता कि नोड कैसे पता करें, कितनी नोड होंगी। दो तरह की नोड हो सकती है भाई, एक होती है रेडियल नोड्स, ठीक है, एक होती है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड जो होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है भाई, रेडियल नोड जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ओके। एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला वो डिपेंड करती है एल पे, ठीक है, इस पे डिपेंड करती है एल पे। टोटल नोड जो पूछते हैं आपसे, टोटल नोड होती है n-1, जहां n क्या है, शेल, n क्या है, शेल। तो टोटल नोड क्या होती है, n-1, उसमें से एंगुलर नोड कितनी होती है, l होती है। तो रेडियल कितनी बची, n-1 l, ठीक है। टोटल में से l माइनस कर दो, क्या आ जाएगी, रेडियल आ जाएगी। टोटल क्या होती है, इन दोनों का सम होता है, रेडियल प्लस एंगुलर, तो जोड़ दो, देखो यही आएगा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगी बेटा 3p के अंदर कितनी नोड होगी, टोटल नोड कितनी होगी, टोटल नोड 3p में n कितना है 3, l कितना है 1, तो फॉर्मूला टोटल नोड 3 माइनस 1 2, तो टोटल नोड कितनी होगी 2 होगी। इस 2 में से एंगुलर नोड कितनी होगी, l कितना है 1, तो एंगुलर नोड कितनी हुई 1 तो हो गई एंगुलर नोड और 1 हो गई रेडियल नोड, ठीक है, समझ आएगा। तो इस तरीके से आपसे नोड से क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो नोड बताने का तरीका आपका ये होता है, और इस कर्व्स की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नोड क्या होता है। वो नोड समझाने के लिए मैं आपको एक टॉपिक समझाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स और हाउ टू कैलकुलेट द नोड, ओके। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है भाई, इस फॉर्मूले से आप नोड के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अगर आपसे कोई नोड का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो, ठीक है। चलिए, ये था आपका टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया कंप्लीट, और कल देखते हैं कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना देखता हूँ। बट इसको अच्छे से कीजिएगा, ज़्यादा कोई डाउट्स आए तो मुझसे पूछेगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए कैमरा के साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए भाई, और बने रहिए मेरे साथ। ऑल द बेस्ट।